हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रिवेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद से मैंने जो प्रश्न लिया है वो मुझे आप लोगों को बेहद जरूरी और बहुत ही मजेदार प्रश्न है जो कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इस प्रश्न को आपको डायरेक्टली समझाने का शुरू करता हूं। वैसे एक बात समझ लो बच्चे, आप सभी तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है कि देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है आपका, क्या प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि प्रश्न में दिया है कि मोहपला विद्रोह यानी मोहपला विद्रोह 1917 ईस्वी पर एक टिप्पणी लिखिए। कहता है कि मोहपला जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, जो मैं आपको पूरे सारांश में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मोहपला विद्रोह 1917 ईस्वी पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए सबसे पहले इसके जवाब देते हैं। तो देखिए मोहपला विद्रोह में क्या हुआ था 1917 ईस्वी में, उसी के बारे में। आधुनिक केरल, देखिए ये आधुनिक यानी नए नए केरल की बात कर रहा है। जब आधुनिक यानी कि नए, जब केरल जब नया नए में शुरुआती किया तो आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ। यानी क्या हुआ, एक बड़ा विद्रोह हुआ जिससे मोपला विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिससे मोपला विद्रोह कहा जाता है। और मोपला यानी कि मोपला स्थानीय पट्टेदार, देखिए पट्टेदार का कहने का मतलब क्या होता है, जो लोग यानी कि जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर आपकी जमीन हो, ठीक है, और आपने उस व्यक्ति को दिया जिसके पास वो जमीन नहीं है, ठीक है, आपने उस जमीन को किसी को आपने दिया कि आप सालाना तौर पे आपने अनाज बांट के दीजिए, या फिर आप इस फसल को अपने पास ही रख, यानी कि उस फसल का हमको जो है बंटवारे में चाहिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो चलिए इस प्रश्न का, उसके बाद तो स्थानीय पट्टेदार और खेतीहार, यानी पट्टेदार क्या हुआ, मतलब जो लोग खेती, जो जिसका खेत था, जिसकी भूमि था, जो लगाने वाला वो हो गया पट्टेदार, और जिनकी भूमि था, जिनकी खेती था, उसका नाम था खेतीहार। तो पट्टेदार और खेतीहार थे जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले में था, यानी ये क्या था, इस्लाम धर्म को मानने वाले में था। जबकि स्थानीय ब्राह्मण और यानी भगवान कृष्ण भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू के थे। यानी वहां के जो जमीन जो थे, तो बताया जा रहा है मोपला विद्रोह में, जो बताया जा रहा है कि वो जो जमीन जो केरल के जो आधुनिक क्षेत्र मालाबार तट में जो जमीन की बात जो हो रही थी, तो बताया जा रहा है वो जमीन जो है ना ही जाकर के वहां के पट्टेदार के थे और ना ही खेतीहार, और ये दोनों ही क्या थे, मुस्लिम समाज को मानने वालों में से थे, ठीक है। लेकिन स्थानीय मानना ये था कि स्थानीय मानना ये था कि वो जमीन जो है ब्राह्मण, उनकी ब्राह्मण और भगवान कृष्ण भूस्वामी उच्च जाति हिंदुओं के थे। यानी उच्च जाति में क्या होता है, यानी कि जो भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो यानी उनके थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ सवाल क्या होता है, तो उनके जमीन थे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं हिंदुओं को भी, यानी इन हिंदुओं को भी यानी सरकारी संरक्षण, पुलिस एवं न्यायालय, यानी कि न्यायालय और न्यायालय इनका समर्थन करती थी। यानी इन्हीं हिंदुओं को क्या करता था कि यानी भारत सरकार जो है, यानी उसको जो है न्याय क्या होता था, उनको समर्थन भी देते थे। इस बात से समर्थन देते थे कि वो जो है यानी क्या हो कि जो जमीन है वो असल में हिंदू जाति धर्म के हैं, ना ही वो पट्टेदार के हैं और ना खेतीहार के। पट्टेदार के भी नहीं है और खेतीहार के भी नहीं। जब दोनों की नहीं है तो ये जमीन हो गई किसकी, तो उच्च हिंदू जातियों की थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो है, जो उन हिंदुओं के समर्थन में कौन कौन थे, तो यानी कि जो अदालत भी उनके साथ थे, और वहां के जो न्यायाधीश थे वो भी उनके साथ थे, और वहां के पुलिस और वहां के जो भी कानून कायदे थे सब उनके साथ थे, ठीक है। अब सवाल उठता होगा कि इन सब चीजों, तो फिर आगे की बात सुनिए। तो मोपला के किसानों का लगानों को, यानी मोपला के किसानों का यानी लगानों
किसानों का बोझ बढ़ रहा था। यानी मोपला में जो किसान थे ना, उनका ना मतलब क्या कहने का वो कहते हैं ना कि उनका जो है कर्ज जो ना बढ़ता चला जा रहा था, और कर्ज इतनी बढ़ गई थी कि उसको लगान के, देखो आज के डेट में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लगान यानी कि कर्ज बोलते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता था कि लगान बोला जाता था, ठीक है। तो लगान होता था क्या, नहीं कि जो आपको इतनी दे दिया गया और आप अगला साल आपसे मैं इतना लूंगा, अगर आप इतना नहीं दिए तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहता है, मोपला के किसानों का लगानों का बोझ बढ़ा और जमींदार किसानों से यानी जमीन वापस लेने लगा। किसानों और जमींदारों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी कहने का मतलब, जब जमींदार ने जब कहा, जमीन यानी खेती यानी कि पट्टेदार से कहा कि देखो भाई, आप जो मेरी जो जमीन है वो मुझे आप रिटर्न कर दो, ठीक है। आप मुझे अपनी जमीन मुझे दे दो और मैं अपनी जमीन पे अपनी खेती करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपसे वो खेती नहीं हो पाएगा। जब ये बात बोला तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, जानबूझ करके उन दोनों के बीच में क्या हो गई, एक जो है युद्ध छिड़ गई, यानी आपस में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों की जो जान चली गई। बताया जा रहा है इनमें बहुत सारे हिंदुओं की जान चली गई और मुसलमानों ने, शायद वहां के जो मुसलमान जो थे वो काफी जो है उन लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किए थे मोपला में, और मोपला के यानी कि मलाबार तट में, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा किया था। खैर ये हिस्ट्री की बात है, तो मैं हिस्ट्री के बारे में इतना तो मैं वहां उस वक्त के वक्त के बारे में क्या बताऊं। आज के डेट में ऐसा होता तो शायद उसको न्याय जरूर मिलता और उसके पक्ष में जरूर बात होती, लेकिन उस वक्त के जमाने में यह पक्षपाती था ही नहीं, और उस ऐसा सिचुएशन था नहीं जिस वजह से इस तरह की हालातें यानी पैदा हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हालात जो पैदा हुई, तो इस तरह की हालात पैदा होने का रीजन क्या है, तो इसका रीजन होने का मतलब है कि जो किसानों को जो मतलब जो अनाज जो था, जो अनाज देना था वो अनाज नहीं दे पाए, जिस वजह से ऐसी हालात उत्पन्न हो गई, ठीक है। और इसी का नाम क्या रखा गया, मोपला विद्रोह। तो मोपला एक जगह का नाम था जो कहाँ के थे, वो केरल के मलाबार तट राज्य में था, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में अच्छे से तो कुछ कुछ बातें याद रखेगा। देखिए जैसे कि पट्टेदार, ये पट्टेदार वर्ड है, ठीक है। खेतीहार, ठीक है, और ब्राह्मण साम्राज्य और भगवान कृष्ण, ठीक है, ये सभी जो है क्या थे, लेकिन असल में ये जमीन जो ना तो वो खेतीहार के थे और ना ही पट्टेदार के थे, ना खेती करने वाले और ना ही खेती पे कब्जा रखने वाले, ठीक है, ये दोनों ही किसी के नहीं थे तो किसके थे वो जमीन, यानी कि वो ब्राह्मण साम्राज्य के हिंदुओं लोगों के थे, लेकिन उन लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बारदोली सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे। देखिए बारदोली भी एक जगह है जो उसके ग्रह पर मतलब सत्याग्रह हुई थी, वहां पर भी सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे थे। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। तो क्या कहता है कि फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में लगान वृद्धि के खिलाफ में किसानों में यानी तकलीफ हो गया। यानी कहने का मतलब कि 28 फरवरी यानी कि फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में लगान वृद्धि के खिलाफ में किसानों ने यानी कि क्या कहते हैं कि गहरी तकलीफ हो गया। यानी उसको तकलीफ इसलिए हो गया कि कहने का मतलब कि आपने जो हमें जो फसल लगाने का जो रास्ता दिए और जो आप मुझ पे इतनी लगान वृद्धि करवा रहे हैं और इतने सारे लगान मुझे भरने बोल रहे, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनाज उतनी उपज नहीं हो पा रहा है जो मैं आपकी लगान भर सकूं, ठीक है। तो इस तरह से तो फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में लगान वृद्धि यानी जो लगान में जो वृद्धि के खिलाफ में किसानों में तकलीफ हो गया। क्यों तकलीफ हो गया, क्योंकि लगान में वृद्धि कर दिया था और किसने, ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश सरकार ने किसके ऊपर कर दिया था, बारदोली समाज के लोगों के ऊपर। और बारदोली कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है। और कब हुआ था, तो यानी 1928 फरवरी में 1928 फरवरी में ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है सरकार द्वारा यानी कहता है कि सरकार द्वारा बारदोली की जांच करवाया, ठीक है। यानी कि जो किसानों ने मांग किया कि नहीं, हम लोगों के ऊपर जो इतनी जो लगान का जो वृद्धि हुआ है तो हम लोग इस बात को नहीं मानते, आप ऐसा करें कि इनको जो है आप कम कीजिए, ठीक है। तो सरकार द्वारा बारदोली की जांच करवाया, लेकिन किसानों की तरफ से सरकार की तरफ से जांच दिया, लेकिन किसानों को बिलीव नहीं हुआ, यानी भरोसा नहीं हुआ कि ये लगा कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ छल कपट कर रहा है। किसान नाखुश रहे और सरकार के द्वारा जांच असफल रहा।
यानी सरकार ने जो जांच किया था किसान के लगान वृद्धि को लेकर के, असल में वो जांच जो है वो झूठा था, यानी कि जांच सही से नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं किसानों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी कर रहा है। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। असफल रहा और सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि जाहिर है जब अगर सरकार असफल रहेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा, आंदोलन तो होना, ये प्रोटेस्ट करेगा ही लोग। ठीक है, धरना देंगे ही। इस आंदोलन का हीरो यानी वल्लभ भाई, यानी इसको अगर कहा जाए तो सरदार कहा इसलिए जाता था क्योंकि देखो उसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो दरअसल सरदार इसलिए नाम रखा गया था ना कि उस पूरे जो टीम के जो लीडर थे, यानी उस पूरे टीम का जो हीरो कहा जाए उसको, यानी जो लीडर थे, जो मालिक थे, तो वो कोई और नहीं थे, यानी कि वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब उसने सारे यानी बारदोली के लोगों का जो लीडर बना और इसने बहुत सहमति दिया और बहुत लोगों को मदद किया कि हाँ ठीक है हम आपके किसान आंदोलन में मदद करेंगे। ठीक है, इस आंदोलन का हीरो वल्लभ भाई पटेल था। अंततः लगान की दर कम करनी पड़ी, यह आंदोलन सफल रहा। अगर सोचा जाए ना तो बारदोली का जो लगान जो शुरू हुआ था ना, तो ये बहुत ही सफल और बहुत ही फायदेमंद रहा। बाकी जितनी भी लगान जो लगी थी वो सभी के सभी क्या थे, असफल रहे, कभी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न जो आपके सामने जो आया हुआ है वो प्रश्न क्या है, कहता है क्या कि, ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है कि कहता है कि उन 4 घटनाओं की चर्चा करें जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। वो 4 घटनाएं बताइए, जो घटनाएं घटी थी भारत में, उन 4 घटनाओं के बारे में बताने बोलता है। और कहा कि उस घटना के घटने के वजह से जो हमारे भारतीयों में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति जो जागरूक हुए और प्रचलित हुए और जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हितों में अपनी जान तक की आहुति देने को तैयार हो गए और उदय मिला, यानी कि इस नई सूरज की किरणें देखने को मिला। ठीक है, यानी भारत में राष्ट्रवाद होने का जो 4 घटनाएं थी वो 4 घटनाओं के बारे में बताने के लिए बोला। तो चलिए हम लोग बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा कि अंग्रेजों के अधीन, अधीन का मतलब होता है उसके प्रेजेंट में रह करके, यानी अंग्रेज के अंदर रह करके भी, यानी अधीन का मतलब होता है उसके अंतर्गत, यानी उसके अंतर्गत रहकर भी, यानी कि राजनीतिक एकीकरण किया। यानी कि जो हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे और जिसमें महात्मा गांधी और सभी बड़े बड़े नेता जो थे और सभी बड़े बड़े महान क्रांतिकारी थे, सब ने मिलकर के वहां पर इनकी राजनीतिक एकीकरण किया, यानी राजनीति को एक साथ जोड़ा। एकीकरण का मतलब होता है एक साथ किसी भी चीजों को जोड़ना ही एकीकरण कहलाता है। अब आइए दूसरा, भारत की प्राचीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को उन्मूलन दिया, यानी कहा कि जो भारतीय समाज की जो प्राचीन व्यवस्था थी और जो आर्थिक व्यवस्था थी उनको एक अच्छे रंग रूप में लाया और उसे अच्छे उन्मूलन में लाकर दिखाया। तीसरा क्या है कि आधुनिक व्यापार तथा उद्योग का विकास, यानी आधुनिक व्यापार, आधुनिक का मतलब होता है नया नया बिजनेस, तथा उद्योग, यानी उद्योग मतलब फैक्ट्रियां, यानी आधुनिक व्यापार और उद्योग का विकास। ठीक है, अब आइए चौथा, उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या हुआ, जो आपके ऊपर कोई देश अपना प्रभुत्व यानी अपना जो कब्जा जमा के रखा हो और आपको अपने हुक्म के अकॉर्डिंग चलने बोलता हो और जो आप उसके इशारे पे चलते हो, उसी का नाम क्या है, उपनिवेश। ठीक है, जो आप उनकी गुलामी करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, उपनिवेश। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के अधीन कुचले जाने की अनुभूति, यानी कि अनुभूति ने विभिन्न संगठनों को एकजुट कर दिया। जब हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो लोगों को क्या कर रहा, उपनिवेश बना के रखा है, कौन, ब्रिटिश,
ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबको उपनिवेश की दुनिया से बाहर निकाल करके उन्हें सही रास्ते में लाया जाए और ला करके उनको बताया जाए कि आप उनके गुलाम बन करके हो, अब आप उनकी गुलामी छोड़ दो, क्योंकि आप उनकी गुलामी करोगे आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आप गुलामी की जंजीरों को छोड़ो और आप कामयाबी के रास्तों को ढूंढो। ठीक है, तो वही कहता है उपनिवेशवाद के अधीन, अधीन का मतलब उसके अंदर, ठीक है, या उसके अंतर्गत कुचले, कुचले मतलब जो आपको जो दबाए कुचला कर रखा था, कुचले जाने की अनुभूति ने विभिन्न संगठनों को एकजुट कर दिया। उन्होंने जितनी भी क्रांतिकारियों को जितने भी बंटवारे करने की कोशिश किया, या भारतीय लोगों को, भारतीय मजदूर, भारतीय किसान, भारतीय आम आदमी, जितनी भी लोगों को जितना कोशिश किया उपनिवेश बना के रखने के लिए, लेकिन उस ऐसे हालात में भी, यानी हमारे महान क्रांतिकारी इतनी मुश्किल घड़ी में भी डटे रहे और अपनी रास्ते पर वो इस तरह डटे रहे कि वो अपने रास्ते को नहीं छोड़े। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और दिया हुआ है। प्रश्न क्या है? कहता है कि, ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। जाहिर है कि भारत पर प्रभाव पड़ने का कोई रीजन तो ऐसे नहीं हुआ होगा। भारत पे प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए परेशानी हुई थी क्योंकि देखो, जब खास करके जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें हर देश, यानी हर देश उस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और उसमें सब के सब लड़ने लगे थे और सब अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र और सेनाओं के साथ लड़ने की प्रयास में लगे रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लड़ने के लिए जब सबने अपने अपने शस्त्र और अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए चला किया, तो उस वक्त हमारे देश में कौन कब्जा कर रखे हुए थे? ज्यादातर ब्रिटेन के लोग, यानी ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, इंग्लैंड के सारे लोग हमारे भारत में आकर के क्या किए थे? कब्जा करके रखे थे और वो भारत में कब्जा करके रखे थे और भारतीय लोगों को तंग करते थे। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि सभी देश जो आपस में, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि WW1 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ना, तो उसमें ना क्रांतिकारी जो है ना, बहुत मतलब जो इंग्लैंड के क्रांतिकारी मारे जा रहे थे और उनके सेनाएं मारे जा रहे थे। तो आप क्या करेगा? तो इसीलिए अब भारत पे तो ब्रिटेन के लोगों की कब्जा था, तो ब्रिटेन का लोग भारत पे भी कब्जा कर रखा था। हो सकता था भारत के जो सेनाएं जो मरते जा रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो वहां खाली हो गया। तो भारतीय लोगों को अब सेना में जबरदस्ती भर्ती करने लगे और वो कम करने लगे। तो वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी यहाँ के जो भारत में जो अंग्रेज के जो बनाए हुए जो लीडर थे, वो क्या किए कि उन भारतीय क्रांतिकारी या नागरिकों या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या क्या जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जो कि इन लोगों को सेना में भर्ती होने का कोई दिलचस्पी नहीं था। ठीक है, युद्ध ने नई आर्थिक एवं, यानी कहता है युद्ध ने नई आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। बिल्कुल सही बात है, जहां युद्ध होगा वहां तहस नहस होगा। और युद्ध ने अब तक जहां जहां युद्ध हुई है, अब तक वो देश को हमेशा तकलीफों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि उस युद्ध में वो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं जो लोग बेरोजगार और असहाय जिंदगी काटता हो, जिनके पास खुद की कुछ ना होता हो, और वो बेचारे मिडिल क्लास के लोग और मजदूर क्लास के लोग और सलम पद्धति के लोग, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी आ जाती है जब किसी देश में क्रांतिकारी शुरू हो जाती है या किसी भी देश में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में देश की इकोनॉमिक्स और देश की हालात दिन ब दिन बिगड़ता चला जाता है और चीजों का रेट आसमान से मतलब 2 गुना यानी डबल बढ़ता रहता है। दिन दिन भर उनकी जो है सामानों वस्तुओं की रेट जो है यानी दर जो क्या बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी कब? प्रथम विश्व युद्ध में। नंबर 2, युद्ध ऋणों वो टैक्स बढ़ाने पर। देखो क्या किया, जब युद्ध जो है ये जो इंग्लैंड के जो युद्ध, जो प्रथम वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड के सेना जो हारने लगे और जब वर्ल्ड वार हो रही थी तो इंग्लैंड के सेना मारे जा रहे थे, तो क्या करेगा, तो वहां पर जो है क्या हो रहा था कि भारतीय लोगों के चीजों को क्या किया, दाम बढ़ाने लगा और लोगों को परेशान करने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, भारत का बुरा असर होने लगा। यकीनन है कि भारतीय लोगों के पास इतनी तो पूंजी होती थी नहीं कि वो खरीद करके ले सके, और ऐसे हालात में
चीजों का दिन ब दिन रेट बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ तो हर देश में हुआ। अब हर देश में वर्ल्ड वार हुई तो जाहिर है चीजों की क्षति हुई है। अब जो चीजें बची है तो जाहिर है उस चीजों की कीमत ज्यादा होगा, और वो कीमत चीज जितनी कीमत बढ़ेगी यकीनन है कि उसका रेट जो बढ़ेगा तो वो क्या होगा। और जाहिर है कि 200 साल से 202 साल तक हमारे भारत को अंग्रेजों ने अपने गुलामी के चंगुलों में रखा जकड़ करके, और वैसे हालात में क्या अपना देश कभी आगे उभर सकता था। और इस तरह से देश का इसमें भारत में जो है सामानों का वस्तु का दर जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। दूसरा सुनिए, तीसरा क्या कहता है, युद्ध चलने के कारण की सामानों की कीमत 2 गुना बढ़ गया और आम आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ग्रामीणों को जबरन सेना में भर्ती करने लगे, यानी कि ग्रामीणों को जबरन सेना में भर्ती करने लगे। कब? प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती में भरने लगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न और है जो अब आप देख लीजिए अपन। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है वो प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चलाया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ के देखिए कि गांधी जी ने यानी असहयोग आंदोलन को क्यों चलाया था। तो देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाया था, क्योंकि देखो असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी को भी मतलब जो है यानी कि परेशानी होती, लेकिन जिस वक्त तुर्की में यानी कि जो खिलाफत जो मतलब जो आंदोलन जो हुई थी ना, तो वहां पर क्या हुआ था ना कि वहां जो आंदोलन जो हुआ था, तो उसी आंदोलन में यानी कि जो हमारे जो 2 मुस्लिम ये जो थे क्रांतिकारी थे, एक का नाम था यानी कि मोहम्मद अली और दूसरा का नाम था शौकत अली, और दोनों कहाँ थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और दोनों ही यानी रामपुर, उत्तर प्रदेश को रामपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और वही दोनों ने क्या किए थे इसके खिलाफ में, मतलब जो तुर्की में जो वहां के जो ऑटोमन साम्राज्य की जो हार हो गई थी, जिस वजह से वहां के लोग जो इंग्लैंड के लोग उनको काफी मतलब तकलीफ दिए थे और उनकी बेइज्जती और अपमान किया था, तो यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करने, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड के भी जो मतलब जो ये क्या कहते ये इंग्लैंड के सेना यहाँ पर भी रहते थे, और इंग्लैंड का जो है कार्यालय यानी उनका जो ऑफिस जो भी बोलो, क्योंकि हमारे भारत में भी था, क्योंकि भारत को कब्जा करके रखा था, इसी बहाने में जो है वो मतलब जो मोर्चा निकाले थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इंग्लैंड के सेनाओं की बेइज्जती हो रही थी। इसी बीच में क्या हुआ कि गांधी जी ने इशारा किया अपने हिंदुओं को भी कि ऐसा करो कि खिलाफत आंदोलन जो हुई है इसमें तुम लोग भी साथ दे दो, ताकि इससे क्या होगा, मुस्लिम को लगेगा कि हम लोगों ने भी बेहतर कर रहा है। इसीलिए क्या किया कि हिंदुओं को भी मुस्लिम के साथ जुड़ने को कहा, और उसी दिन से असहयोग आंदोलन चलाने का एक मौका मिला। वहीं से कहां से? खिलाफत आंदोलन से पहला पॉइंट मिला उसको, यानी ये पहली पॉइंट मिली उसको। और दूसरा पॉइंट क्या कि रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों एक बात बताता हूँ, रॉलेट एक्ट तो कानून था कि इसको क्या था कि कानून ऐसा था कि अपनी मर्जी से जिसके ऊपर शक हुआ और उसको जाकर क्या किया, जेल में डाल देते थे। शक हुआ जेल में डाल देते थे, और जेल में डालने के बाद उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें गंदे नाली के पानी पिलाए जाते थे, और उसको जाकर के बासी खाना खिलाए जा रहे थे, और रूम इतने तकलीफ होते थे कि करवट लेना भी मतलब क्रांतिकारियों के लिए मुश्किल घड़ी हो जाता था। ब्रिटेन ने इतनी तकलीफ दिया था इंग्लैंड के लोगों ने भारतीय क्रांतिकारियों को। ठीक है, और इसी बीच में एक और हादसा हुआ था जिसका नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसा अफसोस भरी बातें हैं कि बहुत दुख भरी बातें हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड एक पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, जो वहां क्या हुआ था कि सारे लोग वहां पर जाकर के इकट्ठा हुए थे इसके लिए एक आंदोलन चलाना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेजों के किसी न किसी तरह से अंग्रेजों के लीडर को यह बात पता चल गया, और उसने क्या किया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जितने भी लोग थे वहां पर, औरत मर्द बूढ़े बच्चे नौजवान जितने भी थे, सभी क्रांतिकारियों के सामने वहां गोलीबारी हुई। और वो अंग्रेज जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्ट में, उसका नाम क्या था, वो जाके क्या किया कि उसने अंधाधुन उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी, और इतनी तेज गोलियां बरसाई जो कि मैं आप लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी एक प्रश्न बना दूंगा, जो आप लोगों को मैं इसमें डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिस वजह से ये जो है आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था।
दूसरा, खिलाफत आंदोलन में समर्थन देकर मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्र के लिए यानी कि प्रेरित किया। जब खिलाफत आंदोलन में किसानों को साथ दिया तो साथ देने के यानी कि मुसलमानों को साथ दिया, जिस वजह से उसको एक और नया मौका मिला कि हिंदू मुस्लिम को एकत्रित किया जाए और एकीकरण हो और एक साथ मिल करके देश की राष्ट्र की उन्नति के लिए चले। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी प्रश्न बता दिया। ठीक है, तो अब आप लोग पहले से 1 नंबर प्रश्न से पहले आप लोग पेज 1 से लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब 2 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब नेक्स्ट इस पेज का भी ले लीजिए, पहले प्रश्न का ले लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न का हो गया। चलिए, इस प्रश्न का भी ले लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध वाला भी ले लीजिए। चलिए, उसके आगे वाला ले लीजिए। ले ली स्क्रीनशॉट। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना प्यारा सा कमेंट में लिखो। ठीक है, तो आप लोगों को अब आप लोग हाँ, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।